Today we are going to discuss male infertility. मेल इनफर्टिलिटी में जो सबसे पहला हम टेस्ट करवा रहे हैं उस टेस्ट का नाम है वो HSA, हस्बैंड सीमन एनालिसिस। हस्बैंड सीमन एनालिसिस जो होता है वो 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद ही करवाना होता है अगर आपको बच्चा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आपकी एज जो अगर अर्ली कब करवाना उससे पहले करवाने की ज़रूरत कब पड़ती है, अगर आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है या आपको पेशेंट हैव अ रीज़न टू क्वेश्चन हिज फर्टिलिटी। अगर उसको लगता है कि उसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं और वो 35 साल से ज़्यादा है तो हम अर्ली जो है HSA के लिए उसको बोलते हैं। नाउ अगर हमने HSA करवाया और HSA अगर नॉर्मल है और बेबी लग गया उसको, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हमें आगे कुछ नहीं करना है। HSA नॉर्मल आया है फिर भी बच्चा नहीं लग रहा है, उसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का जो नेक्स्ट टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, DFI। DFI का मतलब होता है DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स। DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स जो होता है वो अलग से न्यूअर टेस्ट है, इसको हम अलग से कवर कर देंगे, आज इसके बारे में बात नहीं करते हैं। आज हम बात करते हैं अगर मेरा जो HSA है वो अबनॉर्मल आया है तो उसके बाद में मुझे मेल को जो है किस प्रकार से इवेलुएट करना है। नंबर 1, मुझे केवल मैं जो मेरी प्रैक्टिस में कर रहा हूँ फर्दर इवेल्यूशन, वो केवल 3 टेस्ट पे ही मैं फर्दर इवेल्यूशन कर रहा हूँ। सबसे पहला जो मैं करता हूँ वो है यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जनरली एज ए मेल गायनिकोलॉजिस्ट मुझे आसानी से मैं उसका यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकता हूँ, बट बीइंग ए फीमेल गायनिकोलॉजिस्ट थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो आपको रेफ़र करना यूरोलॉजिस्ट के पास में। लेकिन हमें क्या क्या देखना होता है यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जब हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें टेस्टिस को पाल्पेट करना होता है और टेस्टिस को पाल्पेट करके उसकी साइज़ देखनी होती है। अगर स्मॉलर साइज़ में होता है तो हमें आगे उसको इवेलुएट करवाना है या उसके बाद में कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है। कंसिस्टेंसी में हम ये देखते हैं कि सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होता है तो टेस्टिकुलर फेलियर की तरफ ज़्यादा जाता है, और टेस्टिस के जो अपर पार्ट होता है जिसको हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं, इस एपिडिडाइमिस को जब हम चेक करते हैं तो इसमें हमें फुलनेस मिल सकती है। और इस फुलनेस का मतलब ये होता है कि देयर इज ए ऑब्स्ट्रक्शन, CBEVD जो होता है वो होने के चांसेज हो सकते हैं। तो ये बेसिक स्क्रोटल एग्जामिनेशन होता है या टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन होता है जो हमें करना चाहिए। या नेक्स्ट अगर आपको और भी कुछ देखना है तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं और वाल्साल्वा भी करवा सकते हैं किसी को हर्निया को उसको रूल आउट करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है और बाकी चीज़ें आपको देखनी होती है तो आप USG स्क्रोटम जो होता है या USG टेस्टिस जो होता है हम उसको एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें हमें टेस्टिस की साइज़ मिल जाएगी। टेस्टिस का कोई भी अगर हमारे को वेरिकोज वेन अगर हमारे पास है तो वेरिकोज वेन मिल सकती है। हर्निया है तो हर्निया को भी हम इसी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये करवाना है, बट USG स्क्रोटम की एज सच बहुत ज़रूरत कम ही पड़ती है, लेकिन कभी कभी आप इसको अगर आपको एबनॉर्मल फाइंडिंग लगे तो इसको उसको आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन होता है वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होता है जेनेटिक इवेल्यूशन। जेनेटिक इवेल्यूशन से पहले हम बात कर लेते हैं इसका एंडोक्राइनोलॉजिकल इवेल्यूशन का। एंडोक्राइनोलॉजिकल इवेल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मुझे इसकी एंडोक्राइनोलॉजी देखनी है, यानी कि इसको हॉर्मोन्स देखने हैं। और हॉर्मोन्स देखने का क्या क्राइटेरिया हो सकता है, मेरा अगर 10 मिलियन से कम आता है, HSA में जो टोटल काउंट है 10 मिलियन से कम आ रही है, या इम्पेयर्ड सेक्सुअल फंक्शन बताता है, वो बताता है कि मुझे लिबिडो जो होती है, सेक्स करने की इच्छा जो होती है वो कम हो रही है, या इम्पोर्टेंस की भावना अगर उसके अंदर आ जाती है तो उसको हम अर्ली एंडोक्राइनोलॉजिकल इवेल्यूशन के लिए रख सकते हैं। या मुझे कोई भी क्लिनिकल फीचर मिल रहा है हाइपोगोनेडिज्म का, हाइपोगोनेडिज्म का क्लिनिकल फीचर होते हैं कि मसल वॉस्टिंग हो सकती है आपकी, या फिर आप जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस जो होते हैं अगर वो है उसके, तो आपको उसको एंडोक्राइनोलॉजिकली टेस्ट के लिए एक्सप्लेन करना। कौन कौन से टेस्ट जो होते हैं हम इसको करवाते हैं। सबसे फर्स्ट टेस्ट जो होता है वो होता है FSH। नंबर 2 जो टेस्ट होता है वो उसको हम बोलते हैं LH। थर्ड नंबर का जो टेस्ट होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा जो हम देखते हैं कभी कभार ये होता है एक एस्ट्राडायोल, ये स्पेसिफिक कंडीशन में करवाते हैं। और टेस्ट होता है हमारा TSH और प्रोलेक्टिन। ये एंडोक्राइनोलॉजिकल इवेल्यूशन में जो
6 टेस्ट होते हैं, हम लोग इसको एडवाइस करते हैं। अब इन 6 टेस्ट का इंटरप्रिटेशन हम लोग कैसे करते हैं? तो सबसे पहला जो होता है, अगर इसका जो HSA एबनॉर्मल आने के 4 मोटे मोटे रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, इसका मतलब ये होता है कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो HPO एक्सिस जो होता है वहाँ पे गड़बड़ है। FSH का वैल्यू कम होता है, LH का वैल्यू कम होता है और इन रेस्पॉन्स टेस्टोस्टेरोन का वैल्यू कम होता है। अगर ये तीनों का वैल्यू कम है, इसका मतलब आपका जो डिफेक्ट है वो HPO एक्सिस में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पास में आपको डिफेक्ट आता है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास में, ये आता है टेस्टिकुलर फेलियर। टेस्टिकुलर फेलियर का मतलब होता है कि आपका HP एक्सिस जो होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से दोनों ही हार्मोन्स अच्छे से बन रहे हैं, लेकिन टेस्टिकल्स जो होते हैं वो टेस्टिकल्स आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बना पा रहे हैं। तो इसकी वजह से FSH और LH बहुत ज़्यादा बढ़े हुए मिलेंगे आपको। अगर FSH और LH बढ़े हुए मिलते हैं और टेस्टोस्टेरोन का वैल्यू जो होता है नॉर्मल होता है या डिक्रीज होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि इसको टेस्टिकुलर फेलियर है। टेस्टिकुलर फेलियर के रीज़न हम कैरियोटाइपिंग में जान सकते हैं कि क्या क्या इसके रीज़न हो सकते हैं। नाउ टेस्टिकुलर फेलियर के जैसी एक और कंडीशन होती है जिसमें हम बोलते हैं कि वो फेल तो नहीं हुआ, पर जो बना रहा है स्पर्म वो एबनॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। एबनॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस में जो हमें एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रोफाइल पिक्चर मिलेगी वो ये रहेगी कि इसका जो FSH होता है वो स्लाइटली इंक्रीज मिल सकता है या नॉर्मल मिलेगा, और बाकी जो LH भी नॉर्मल होता है और टेस्टोस्टेरोन भी इसका नॉर्मल होता है। तो ये एबनॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट जो हमारा कॉमनली मिलता है वो होता है पोस्ट टेस्टिकुलर। पोस्ट टेस्टिकुलर को मैं अगर अदर लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि टेस्टिकल्स में आपके जो स्पर्म है वो तो बन रहे हैं, लेकिन उसके बाहर का जो चीज़ें हैं, वास डिफरेंस हो गया, एपिडिडाइमस हो गया या यूरिथ्रा हो गया, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेड आ रहा है। और वो ब्लॉकेड में क्या मिलता है आपको? ये सारे जो FSH नॉर्मल, LH नॉर्मल, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है आपको नॉर्मल मिलती है। एक स्पेशल कंडीशंस होती है जिसमें क्या होता है कि FSH भी नॉर्मल आता है, LH भी। FSH LH नॉर्मल है लेकिन टेस्टोस्टेरोन ड्रास्टिकली डिक्रीज़ है। अगर ये डिक्रीज है तो हमें क्या करवाना पड़ता है? टोटल टेस्टोस्टेरोन का वैल्यू डिवाइडेड बाय द एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल का जो वैल्यू होता है इसको करवाना होता है, और इसका जो रेशियो होता है वो इट शुड बी मोर देन 10। ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ये रेशियो 10 से कम आता है, अगर ये रेशियो 10 से कम आ रहा है तो हमें पेशेंट को लेट्रोजोल देनी चाहिए। लेट्रोजोल से इसका बेनिफिट आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। नाउ नेक्स्ट जो होता है, हमें इस पर प्रोलेक्टिन, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया और थायराइड डिसऑर्डर को करने के लिए ये 2 टेस्ट भी करवाने होते हैं। अगर ये आता है तो केबरगोलिन या एल्ट्रोक्सिन की टेबलेट देके हम उसको आगे ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में चीज़ आती है 3rd नंबर की, वो होती है इसका जेनेटिक इवेल्युएशन। जेनेटिक इवेल्युएशन में कौन कौन से टेस्ट जो होते हैं, जनरली हम एक बेसिक टेस्ट जो होते हैं वो करवा सकते हैं। पहला जो टेस्ट होता है जेनेटिक इवेल्युएशन का, या इसका इंडिकेशंस क्या है जेनेटिक टेस्टिंग करवाने के, जो कम करवाते हैं। अगर आपके पास में कोई पेशेंट आता है वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का है, ऑब्स्ट्रक्टिव में नहीं करवाना है, अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का है तो हमें इसको टेस्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। या उसका सिवियर ओलिगोजूस्पर्मिया है, लेस देन 5 मिलियन पर ml उसका काउंट आ रहा है, तब भी हमें ये टेस्ट करवाने होते हैं। और इसमें जो सबसे पहला टेस्ट जो हम लोग करवा रहे हैं वो होता है CFTR म्यूटेशन। CFTR म्यूटेशन जो होता है वो किसको डिटेक्ट करता है? एज यू नो, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है उसको डिटेक्ट करता है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद CBAVD। इसका मतलब होता है कंजेनाइटल बायलेटरल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस। तो हमें इसको रूल आउट करने के लिए CFTR म्यूटेशन करवाना ही करवाना है। नंबर 2 जो होता है, हमें कैरियोटाइपिंग इसके ऑर्डर करना चाहिए। और कैरियोटाइपिंग में हम जनरली क्या देखते हैं, मोस्टली जो हमें मिलता है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। XXY जो होता है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 जो हमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना होता है वो होता है Y क्रोमोजोम माइक्रो डिलीशन। Y क्रोमोजोम माइक्रो डिलीशन। और Y क्रोमोजोम माइक्रो डिलीशन में हमको क्या मिलता है, जो हमारी रीडिंग आएगी वो ये होती है कि AZF एजोस्पर्मिक फैक्टर होता है, ये इसको ये डिटेक्ट करते हैं। और एजोस्पर्मिक फैक्टर जो होता है वो 3 टाइप का होता है, AZFA, AZFB और AZFC।
ये वाला जो होता है डिटेक्ट करता है। अगर माइक्रो डिलीशन हमारे ए और बी में हुआ है तो पुअर प्रोग्नोसिस होता है, उसको हमें निकालने में यानी कि टेसा पेसा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। जो स्पर्म यील्ड होती है वो पुअर मिलती है। लेकिन अगर ए जेड एफ सी में है तो इसका प्रोग्नोसिस होता है जो गुड होता है, आपको स्पर्म यील्ड जो होती है वो प्रॉपर मिल सकती है। ये बेसिक इवेल्युएशन है मेल इनफर्टिलिटी का। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन टू कमेंट बॉक्स। मैं और मेरी टीम का कोई भी सदस्य आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच।